गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लाइमेट चेंज जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये यूपीपीएससी एई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, न केवल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में बल्कि ज्योग्राफी के सेक्शन में भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में नॉन टेक के रिस्पेक्ट में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जिनमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, वियना कन्वेंशन, रियो समिट या अर्थ समिट। अब इनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तब तो आप कर ले जाते हैं। अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, मैच द कॉलम का आ गया या थोड़ा सा डीपर लेवल पे उन्होंने पूछ दिया तो उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर. The Montreal Protocol is an international agreement made in 1987. It sits under the Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer. Vienna Convention में कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए थे उसके अंतर्गत ये चीज़ आती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, तो 197 नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। और जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि क्या पर्पज था इसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पर्पज क्या था। तो जो ओजोन लेयर को सब्सटेंसेज डिप्लीट करते हैं उनके रिगार्डिंग ये प्रोटोकॉल था, उनको डिमिनिश करने के रिगार्डिंग प्रोटोकॉल था। इट वाज डिजाइन टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज एंड रिड्यूस देयर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर टू हेल्प प्रोटेक्ट द अर्थ्स ओजोन लेयर। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पर्पज था। इट टारगेट्स 96 ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स इन थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस अक्रॉस मोर देन 240 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इसके अलावा अगर और डीपर लेवल पे बात की जाए, इट हैज बेनिफिटेड द ग्लोबल क्लाइमेट बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर। एक तो ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो पर्पज था वो जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उन केमिकल सब्सटेंसेज को रिड्यूस करना, कम करना। अगर इसकी जगह दूसरी और बात आए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे होती है, तो अगर इसे रिड्यूस करना है तो हमें ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो ये भी उसमें इनेबल हो जाएगा टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, सब्सिक्वेंटली टू रिड्यूस द ओजोन डिप्लीशन. Montreal Protocol is widely considered as the most successful environment protection agreement. It sets a mandatory timetable for the phase out of ozone depleting substances. ये वाला डायलॉग जो लिखा हुआ है, फेस आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस इस पे एमसीक्यू बने हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो बेसिकली इस लाइन के रिफरेंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। टू फेस आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, 1 MCQ आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। अब जो पॉसिबल MCQ बन सकते हैं उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो नीचे आप दे रहे हैं। ये उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ नहीं है, लेकिन अगर बन गया तो आसान नहीं होगा कर पाना। जो मल्टीलेटरल फंड है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए ही इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। जो आर्टिकल्स ट्रीटी के लिए डिफाइंड है उसमें आर्टिकल 10 के तहत फंड का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू डेवलपिंग कंट्री पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुज एनुअल पर कैपिटा कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज इज लेस देन 0.3 किलोग्राम। अगर 0.3 किलोग्राम से ज़्यादा है तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो अब इस पे द मल्टीलेटरल फंड रिलेटेड टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर: नंबर फर्स्ट, it was established in 1990. Number second, the amount per capita, annual per capita consumption and production on ODS should be greater than 0.3 kilogram to get the multilateral fund for the purpose of the Montreal Protocol. दोनों गलत हो गए, नीचे ऑप्शंस में आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए बिल्कुल ऑड क्वेश्चन हो जाएगा। तो 0.3 किलोग्राम से कंजप्शन कम होगा तो आप मल्टीलेटरल फंड को यूज कर सकते हो with the control measures of the protocol. The multilateral funds activities are implemented by 4 international agencies. इसकी एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट की जाती हैं 4 इंटरनेशनल हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक है, UNEP है, UNDP है, यूनिडो है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी होनी चाहिए। अमेंडमेंट्स कौन कौन हुए हैं समय के साथ,
टोटल 5 अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट्स तो काफ़ी हुए हैं लेकिन इम्पोर्टेंट 5 अमेंडमेंट हैं, 19, 92, 97, 99 और 2016। अब इन 5 अमेंडमेंट में जो क्वेश्चन बेसिकली बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल, बीजिंग, किगाली, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो हाल में हुआ है किगाली अमेंडमेंट 2016, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके रिगार्डिंग हम पॉइंट आउट कर देते हैं चीज़ें। पहले तो ये चीज़ है कि आपकी किगाली है कहाँ। किगाली कैपिटल ऑफ रवांडा है, ये कैपिटल ऑफ रवांडा है, ठीक है। और इसका जो किगाली अमेंडमेंट का बेसिक पर्पज था, इसका पर्पज था डिक्रीज द मैन्युफैक्चर एंड यूजेज ऑफ HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाय अबाउट 80 to 85% फ्रॉम देयर बेस लाइन टिल 2050। इसके अलावा दिस विल कर्ब ग्लोबल वार्मिंग बाय अरेस्टिंग ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज टू 0.5 डिग्री सेल्सियस बाय द ईयर 2100। Kigali Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer entered into force on 1st January 2009 following ratification by the required number of countries। ये अमेंडमेंट जो लागू हुआ वो 2019 में लागू हुआ। HFC क्या है इसमें? HFCs are used as replacement for chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons and HFCs do not have any impact on the depletion of the ozone layer। HFCs are powerful greenhouse gases। The Montreal Protocol is made even more potent in the fight against greenhouse gases with the Kigali Amendment। किगाली अमेंडमेंट की मदद से जो पर्पज था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वो और बेटर डायमेंशन में पूरा हो रहा है। इसके बाद बात आती है क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो मैनेज एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन और ग्रीन हाउस इमिशन को। ये डायरेक्टली ग्रीन हाउस इमिशन आ गया, वहाँ हम ODS पे जा रहे थे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज को हमें कंट्रोल में करना है, फेस आउट करना है। यहाँ पे हम ग्रीन हाउस गैसेज को डायरेक्ट रिड्यूस करेंगे और ये UNFCCC के अंतर्गत है क्योटो प्रोटोकॉल। ये दिसंबर 1997 में अडॉप्ट किया गया था। इट इज़ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज वेयर वी हैव टू रिड्यूस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। देयर इज ए डिफरेंस इन ए डायमेंशन। The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan in December 1907 and entered into force in February 2005। मतलब 7 साल क्यों लग गए? क्योंकि 55% मेंबर्स का रेटिफिकेशन ज़रूरी होता है किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए। रसिया ने जब 2004 में किया तब जाके 55% मेंबर्स ने रेटिफिकेशन दिया उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को, तब जाके ये इम्प्लीमेंट हो पाया। जब ये अडॉप्ट किया जाता है उसका मतलब वो अमेंडमेंट, वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट तैयार हो गया है। उसकी सारी शर्तें जब पूरी हो जाती हैं तो वो बड़े स्तर पे अडॉप्ट होता है। तो 2005 में, फरवरी 2005 में ये फंक्शन में आया। इंडिया साइंड द क्योटो प्रोटोकॉल ऑन 26 अगस्त 2002। इंडिया रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल इन 2002। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया 2002 में और साइन किया था 26 अगस्त 2002 में। जाहिर सी बात है, साइन किया तो फिर रेटिफाई कर दिया। अच्छा क्वेश्चन इससे MCQ बनता है। ये 2-3 MCQ बनते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने का, एमिशन को रिड्यूस करने का, एक अडॉप्ट करने का, एक इंडिया के ज्वाइन करने का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट MCQ पूछा गया है। इट लेट 3 मैकेनिज्म बाई विच कंट्रीज कैन रिड्यूस देयर एमिशन, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसको CDM भी बोलते हैं, इमिशन ट्रेडिंग, JI, CDM एंड ET ऐसे बोलते हैं, JI, CDM एंड ET। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें ये लिखा था कि जो CDM है वे ये मैकेनिज्म है जिसमें आप एमिशन रिड्यूस कर सकते हो ग्रीन हाउस का, विच किस एग्रीमेंट के तहत है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत है। इसके बाद अगर देखा जाए ड्यूरिंग द फर्स्ट committee period 37 industries, countries and the European community committed to reduce greenhouse gas emission to an average 5.2% below 1990 levels। 5.2% 1990 की तुलना में
ये लेवल होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस को इमिट करने के पर्पज में। तो ये याद रखना है 5.2% बिलो 1990 लेवल्स। ये जो कमिटमेंट पीरियड था ये 2008 से 12 था। इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेज को कवर किया गया, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग 6 ग्रीन हाउस गैसेज एज पर क्योटो प्रोटोकॉल। तो CO2 है, CH4 है, N2O है, HFC है, PFC है, SF6 है। इसमें अभी एक नई NF3 को भी कंसीडर किया गया है, जो जैसे सबके अपने अमेंडमेंट्स होते हैं, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरह इसमें बहुत ओपनली अमेंडमेंट्स नहीं है, लेकिन NF3 का कंसीडरेशन है। और एक चीज़, ये 6 ग्रीन हाउस गैसेज अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल टारगेटेड अंडर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जैसे हम देखते हैं बच्चे रिएक्ट करते हैं कि क्या यही 3 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेज है। तो इस चीज़ को, और सबसे एवेंडेंट है वाटर वेपर, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बहुत सी सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को आप डिनाई कर दोगे, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। एक्चुअली में दोनों सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो तमाम टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इसमें ये आप बेसिकली याद रखिएगा, फिर जैसी सिचुएशन आए उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया जाता है। पेरिस एग्रीमेंट जो है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इट वॉज साइंड बाई 196 पार्टीज एट COP, कहीं कहीं 197 लिखा भी दिखेगा आपको। COP 21 इन पेरिस, फ्रांस इन 2015। पेरिस एग्रीमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेटी निगोशिएटेड बाई UNFCCC मेंबर्स। गोल क्या है पेरिस एग्रीमेंट का? इसका गोल है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे संबंधित है पेरिस एग्रीमेंट। पहले तो ये हमें याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग से है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रिड्यूस करने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है स्पेसिफिकली ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेस आउट करने से। ग्लोबल वार्मिंग को 2 के नीचे रखना है, प्रिफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। रीच ग्लोबल पीकिंग ऑफ, दूसरा जो गोल है, ग्लोबल पीकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन एज सून एज पॉसिबल टू अचीव ए क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाई मिड सेंचुरी। मिड सेंचुरी तक क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड चाहिए। टेक्निकली इसका यही है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, तो उसके अंदर ही रहना है। अब इस पेरिस एग्रीमेंट में एक टर्म है NDC और एक टर्म है INDC। क्या है NDC INDC, इसको समझ लो, इस पर क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कर ले जाओ। इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015। इट इज़ नॉन बाइंडिंग इन नेचर। ईच पार्टी टू द पेरिस एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश एन NDC एंड अपडेट इट एवरी 5 ईयर्स। नॉन बाइंडिंग है, मतलब कंपल्सन नहीं है, हर 5 साल में आपको अपडेट करना पड़ेगा NDC के रिगार्डिंग। ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट के हिसाब से कंट्री जो है वो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो होता है कंट्री का, वो कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब हम ऐसा करना चाहते हैं से हम ऐसा करेंगे या कर रहे हैं, इस डायमेंशन में ये हो जाता है जब आप फॉर्मली पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन कैसे होता है, आप जब रेटिफाई करते हैं तो आप ज्वाइन करते हैं। रेटिफाई करने का मतलब एक्सेप्टेंस से है। तो इंडिया ने, बाकी सभी कंट्रीज़ का NDC उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इंडिया का है। तो इंडिया ने जब अक्टूबर 2015 में जो अपने INDC सबमिट किए, उसके बाद उन्होंने उसे लागू किया। तो वो कौन से थे, अगर पूछ दिया जाए वो 3 NDC इन्होंने कौन से बनाए, तो इन्होंने 3 NDC बनाए। कौन से बनाए? इंडियाज ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP विल बी रिड्यूस्ड बाई 30 to 35% बिलो 2005 लेवल्स। 2030 तक हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग वाला इशू क्रिएट होता है उसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिस्पॉन्सिबल है, और उस ग्रीन हाउस गैस इमिशन के परसेंटेज को हम 33 से 35% तक कम कर लेंगे। 40% of India's power capacity would be based on non-fossil fuel sources.
अब अगर थोड़ा सा सही डायमेंशन में समझें तो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज का मतलब है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे अपनी पावर कैपेसिटी की, और उसमें 40% ऐसा हिस्सा रखेंगे। फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के थ्रू जब आप पावर कैपेसिटी बनाते हैं तो चांसेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन के बहुत रहते हैं। ये हिस्सा ग्रीन एनर्जी वाली डायमेंशन में आता है। अगर यूपीपीएससी ए के रेफरेंस में देखो, अगर जर्नल स्टडीज के रेफरेंस में देखो तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो कोर है, जो कच्चा माध्यम है, वो फॉसिल फ्यूल होता है। उसके पर्पस से ही हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करते हैं। तो वो अगर नॉन फॉसिल फ्यूल के बेसिस पर पावर कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन एकदम नेग्लेजिबल होता है इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोगैस। और तीसरा एनडीसी क्या था? इंडिया विल क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons of CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाई 2030। ये 3 एनडीसी थे जो इंडिया ने मेक किए। इसके बाद रियो समिट आती है। रियो समिट को ही अर्थ समिट कहते हैं। इसी को आप UNCED भी कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, also known as Earth Summit, was held in Rio de Janeiro, Brazil from 3 to 14 June 1992. The global conference was held on the occasion of 20th anniversary of the first Human Environment Conference in Sweden in 1972. 20वीं सालगिरह थी और उसको रियो समिट भी कहा गया। और इस समिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था प्रोड्यूस ए ब्रॉड एजेंडा and new blueprint for international action on environmental and development issues that would help guide international cooperation development policy in 21st century। इसी 21st सेंचुरी को ध्यान में रखकर 21 और इसी एजेंडा को ध्यान में रख के एजेंडा 21 बना। यानी एजेंडा 21 क्या था? जो रियो अर्थ समिट को मथा गया उससे निकला ये घी था, एजेंडा 21। एजेंडा 21 ही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो एजेंडा 21 is related to Rio Summit. Agenda 21 was launched in Rio de Janeiro, Brazil. Agenda 21 having 21, what it means? 21st century. The Earth Summit concluded that the concept of sustainable development was an attainable goal for all the people of the world. What was discussed there? Sustainable Development Goals, SDG. UNFCCC entered into force on March 21, 1994 and has been ratified by 197 countries as a follow-up. The World Summit on Sustainable Development was held in 2002। फिर इसके बाद इसकी तमाम मीटिंगें हुई। एक 2002 में हुई जिसको जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसको Rio+10 कहा गया। फिर Rio+20 फिर से रियो में हुई। इसमें जो अर्थ समिट हुई थी इसमें 3 पर्पज निकले जो आपकी रियो समिट हुई थी 1992 में। एक तो एजेंडा 21 नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक रियो डिक्लेरेशन प्रिंसिपल्स इंटेंडेड टू गाइड कंट्रीज इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद अगर वियना कन्वेंशन की बात करें तो वियना कन्वेंशन 1985 में साइन किया गया था। आफ्टर द रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाज कन्फर्म्ड इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। द कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1988। इट वाज लाइक ए फ्रेमवर्क टू बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो ये वियना कन्वेंशन था जिसके थ्रू ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका साइन हुआ था। तो इसका मेनली यही पूछा जाता है कि कब 1985 में आया, क्या पर्पज था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो रोल है वो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में किस लेवल पे है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके कुछ की पॉइंट्स हमने यहाँ रीअरेंज किए हैं। 1987 में अडॉप्ट हुआ था, 1989 में फंक्शन में आया था।
This protocol proposed legally binding measures to phase out ODS. Montreal Protocol banned the chemicals falling under the following groups. इसलिए हमने यहाँ ऐड कर दिया है, ये चीज़ उसमें नहीं थी. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हेलेंस कार्बन टेट्राक्लाइड या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मेथिल क्लोरोफॉर्म या मेथिल ब्रोमाइड वाली कैटेगरी में आने वाली चीज़ों को प्रोटोकॉल ने बैन कर दिया था. इसमें 197 कंट्रीज हैं और इन्होंने फेस आउट कर दिया है 95% ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को. ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है. इसमें HFC जो है वो सब्सटीट्यूट के तौर पे आया है. इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज HFC हैं ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1000 टाइम्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड बेस होता है GWP का. GWP क्या है उसको देख लेते हैं. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मेजर से ग्रीन हाउस गैस हीटिंग ट्रैपिंग एबिलिटी रिलेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड. हीट को ट्रैप करने की जो एबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए GWP का यूज किया जाता है, जहाँ पे CO2 को आप एक स्पेसिफिक टाइम हॉरिजन में कंसीडर करते हैं, टिपिकली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 100 years. CO2 is used as benchmark with GWP of 1. GWP is calculated over a specific time frame, most commonly 100 years. Can be also calculated for 20 or 500 years. GWP reflects how much energy the emissions of 1 ton of gas will absorb over a given period relative to the emission of 1 ton of CO2. अब यही जो डेफिनेशन है GWP की, ये देकर यहाँ पे अगर अंडरलाइन कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए और नीचे ऑप्शन में लिख दिया जाए 1 टन ऑफ CO, 1 टन ऑफ CO2, 1 टन ऑफ ओजोन, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 टन ऑफ CO2, क्योंकि उसी के बेंचमार्क पे हम काम करेंगे. अब जो क्वेश्चंस GWP के हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की GWP तो 1 हो ही गई, इसके बाद मेथेन की 25, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की 298, इसके बाद PFC की अगर जो डिफाइंड ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये थाउजेंड्स में होती है. फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड की ये 22,800, फिर NF3 की 17,200, इसके आगे बढ़ते ही चले जाते हैं. तो टेक्निकली आपको यही ध्यान रखना है कि अगर इनमें पूछा जाए CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड की होती है. अगर ये शामिल हो जाएं तो उसमें सबसे ज़्यादा SF6 की होती है. जहाँ PFC, SF6, HFC ये शामिल हो जाएं तो SF6 की होती है. मोस्टली यही पूछा जाता है कि जो पोटेंशियल है वो किसके रेफरेंस में डिफाइन होता है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है. तो ये चीज़ें थी. होपफुली क्लाइमेट चेंज में आपको समराइज करने में आसानी होगी. इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, वियना कन्वेंशन, ये चीज़ें खूब पूछी जाती हैं. एजेंडा 21. थैंक्स फॉर वॉचिंग.